हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। माय नेम इज केशव कटोच। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि नायब तहसीलदार की हमने एक तरीके से रिवीजन स्टार्ट की है, तो उसी के लिए आज मैं जो एक वीडियो आपके लिए लाया हूं जिसमें हम करेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन जो कि आपके 2018 के नायब तहसीलदार के एग्जाम में आए हुए थे। देखो, इसको करने का क्या एक मतलब क्या है हमारा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्यों करते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखो ये तो पक्का है कि प्रीवियस ईयर जो पेपर आया है उससे थोड़ा सा लेवल जो है वो इस बार का जो है वो आपका अप हो सकता है, क्योंकि एचपीपीएससी ने अपने स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड है वो क्या कर रखे हैं, अब ऊपर कर दिए। मतलब पहले जो आप पेपर देख रहे हैं उसमें कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो डायरेक्ट हैं या फिर आपको सिंपल लगते होंगे, तो कंपटीशन के हिसाब से एचपीपीएससी ने क्वेश्चंस का लेवल भी जो है वो अप किया होगा। बट हमारा यहाँ पे पॉलिटी के इस सेक्शन को करने का मेन मतलब क्या है कि जिससे हमें ये पता लग सके कि क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी में कौन से सेक्शन से आते हैं, उन क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होगी, हमें कौन से क्वेश्चन कैसे करने हैं, कहां तक पॉलिटी हमें डीप पढ़नी है। और दूसरी चीज हमें यहाँ पे एक और चीज पता लगती है कि हमारे जो अभी तक हम जो रिवीजन कर रहे हैं उसमें हमारा कितना अभी तक कितना तैयारी जो है हमारी हो चुकी है ना। तो इसको हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे और आपकी एक तरीके से इन क्वेश्चंस के थ्रू और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं ना। सो पहला आपका क्वेश्चन जो है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि इन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब ये पंचायत से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। जो हमारी पंचायत है इन्होंने 73वें संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा गया आपको। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1/3 जो सीट्स वुमेन्स को रिजर्व होती हैं वो कौन से आर्टिकल में है पंचायत। देखिए अगर आप पंचायती, देखो अब यहाँ पे मैंने आपको वीडियोस में इसको बनाने का मेन मकसद क्या है कि हमें थोड़ा बहुत हम इंफॉर्मेशन भी उसमें क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि पंचायती सिस्टम जो है आपको कौन से आर्टिकल में मिलेगा, आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243O के बीच में आपको क्या मिलेगा, पंचायती राज मिलेगा। अब पंचायती सिस्टम जो है वो कब आया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसको कॉन्स्टिट्यूलाइज किया गया। वो कब हुआ, 1992 में किया गया। कब किया गया, 1992 में। अगर आपसे पूछा जाए कि इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, है ना, इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, हमारे नरसिम्हा राव जो थे वो हमारे क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे इस टाइम पे, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि इसके अंदर कौन सा शेड्यूल आया था, तो कौन सा शेड्यूल आया था, दैट इज 11 शेड्यूल आया। कौन सा शेड्यूल था, 11 शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया। टोटल कितने शेड्यूल्स हैं हमारे, 12 शेड्यूल्स हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तब टोटल शेड्यूल्स हमारे 8 थे। उसके बाद हर अमेंडमेंट के साथ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमने कोई भी चीज ऐड करनी है तो उसमें हम क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। तो अमेंडमेंट के साथ हमने 11 जो शेड्यूल है वो ऐड किया 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। अब देखो ये क्वेश्चन अगर मैं देखूं इसने आर्टिकल पूछा है तो ये क्वेश्चन एक तरीके का डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे क्या है कि बच्चे आर्टिकल्स जो है वो अच्छे से याद करके नहीं जाते, और ये तो इन्होंने पंचायत के बीच में जाके जो है वो आर्टिकल्स पूछे। बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी आप एचपीपीएससी का पेपर देते हैं, नायब तहसीलदार का देते हैं, लाइड एचएस कोई भी पेपर देते हैं, तो ध्यान में रखिए पंचायत से आपको 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे, 2 मिलेंगे या 3 भी हो सकते हैं या 1 क्वेश्चन हो सकता है। मतलब इस सेक्शन से आपको क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये ध्यान आपने रखना है कि इस क्वेश्चन अगर आना है तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाए, हर चीज को, सेक्शन को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का यही हमारा एक मकसद होता है कि हमें पता होता है कि जो एग्जामिनर है उसकी सोच कहां तक जा रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 243A, 243B, 243C या 243D, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट इज योर 243D, मतलब अनुच्छेद 243 जो D है इसमें हमारे किसकी बात की गई है, एससी और एसटी की रिजर्वेशन की भी बात की है, जो सीट्स रिजर्व होती हैं, और वुमेन्स को जो 1/3 रिजर्वेशन मतलब 33% जो रिजर्वेशन है वो भी आपको क्या किया जाएगा, इसमें इंक्लूडिंग है। अगर हम 243A की बात करते हैं तो इसमें क्या है, हमारी ग्राम सभा, ग्राम सभा के बारे में बताया गया। अगर हम आर्टिकल 243B की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 243B की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें हमने बात की है कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब हमारे पंचायती राज के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है। और आर्टिकल 243C में इसमें हमने बात की है कंपोजिशन, किसकी बात की, हमने कंपोजिशन की बात की है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से पार्ट में आता है तो आपने पार्ट ध्यान में रखना है। पार्ट 9 में हमारे क्या आती है, पंचायती राज सिस्टम जो है वो इसमें इंक्लूडिंग है। और भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कमेटीज, बलवंत राय मेहता कमेटी है, गडगिल कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है, चुंगौन कमेटी है। इन कमेटीज में भी जो रिकमेंडेशंस दी गई हैं उन रिकमेंडेशंस पे भी आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि किस लेवल का क्वेश्चन जो है वो आपको
तैयारी जो है वो किस लेवल की यहाँ पे करनी है, राइट। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक आंसर देंगे कि आर्टिकल 243 H और I, इन दोनों से भी क्वेश्चन आया, मुझे बताएंगे कि 243 H और 243 I क्या है। ये कब करना है, आपको कमेंट करना है, यही आपकी तैयारी है। यहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे आपसे, जब हमारे लाइव सेशंस होंगे तब भी आपसे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आइडिया ऑफ डीपीएसपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है हमारे। देखो हमारे जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तो आप लेके चलो कि इससे एक का क्वेश्चन आपको बनेगा है ना। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक आपको क्या मिलेंगे, डीपीएसपी मिलेंगे, जो कि आपके पार्ट 4 में आते हैं। इसमें आते हैं आपके पार्ट 4 में आते हो, तो इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा। यहां पे इन्होंने पूछा है कि डीपीएसपी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो संविधान में जो ये लाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या है कि कुछ चीजें जो है वो दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से भी ली, जो कि एक अच्छी बात है ना। फाउंडर कौन था हमारे, B.R. अम्बेडकर जो थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना, जिनको फादर बोला जाता है। तो उन्होंने अच्छी अच्छी बातें जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन उनकी ली, ताकि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी मिस्टेक ना हो, राइट। तो यहां पे पूछ रहा है कि डीपीएसपी किससे लिया हमने, ब्रिटेन से लिए, आयरलैंड से लिए, यूएसए से लिए, फ्रांस से लिए, इन सबसे हमने कुछ कुछ लिया है, पर डीपीएसपी किससे लिया है। तो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पे आंसर क्या हुआ, किससे लिया हमने, डीपीएसपी किससे लिया हमने, आयरलैंड से लिया। बट एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा, वो अभी कभी एक पेपर में ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि आयरलैंड ने किससे लिए, तो आयरलैंड ने किससे लिए था, स्पेन से। ये ध्यान में रखना है, आयरलैंड ने किससे लिया, स्पेन से लिया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहां पे बात करें कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया, थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं यहां पे, है ना। सो ब्रिटेन से हमने क्या लिया, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ हमने ब्रिटेन से लिया। बाइकैमरलिज्म हमने ब्रिटेन से लिया। बाइकैमरलिज्म क्या होता है, बाइकैमरलिज्म होता है जब हमारे पास दो हाउसेज होते हैं, जैसे हमारा सेंटर में क्या है, लोकसभा एंड राज्यसभा है, और स्टेट में क्या हमारा, विधान सभा, विधान परिषद, है ना। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसको आप विधान परिषद बोलते हो, क्या बोलते हो आप, विधान परिषद बोलते हो, वो कितने राज्यों की है, 6 राज्य है। मैं ये आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं, 6 राज्य है ना। तो इसमें आपको बताओ मुझे लेजिस्लेटिव काउंसिल, बाइकैमरलिज्म कौन सी हमारी 6 स्टेट्स में है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ लिया, सिंगल सिटीजनशिप लिया है हमने इनसे, सिंगल सिटीजनशिप है ना हमारे देश में, जैसे हमारा अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, बट हमारे देश में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है, ये हमने लिया। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, हमारी पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, ये तो हमें पता है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री टाइप गवर्नमेंट है, ये भी हमने यूके की गवर्नमेंट से लिया है। तो ये हमने ब्रिटेन से लिया है। आयरलैंड से बात करें तो आयरलैंड से एक हमने डीपीएसपी लिया है। दूसरा हमने क्या किया कि जो राज्यसभा में जो मेंबर्स को आप नॉमिनेट करते हैं, कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं भाई, 12 मेंबर्स को हम नॉमिनेट करते हैं। तो ये 12 मेंबर जो नॉमिनेट करते हैं हम, ये हमने नॉमिनेशन क्या है, ये आयरलैंड से लिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अमेरिका से क्या लिया, यूएस से क्या लिया हमने, यूएस से हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जाती है, फंडामेंटल राइट लिए हैं हमने उनसे, हमने प्रियम्बल उनसे लिया है ना, प्रियम्बल हम पढ़ते हैं ना, प्रियम्बल उनसे लिया है। अच्छा, रिमूवल का ध्यान रखना कि रिमूवल की किसकी बात करते हैं, यहां पे रिमूवल करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव किया जाता है, उसका प्रोसेस हमने अमेरिका से लिया है। तीसरी चीज आपसे यह भी पूछी जा सकती है कि इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है ये किससे लिया हमने, कि प्रेसिडेंट को इंपीच कैसे किया जा सकता है। तो ये भी आपका आर्टिकल 61 आपने ध्यान में रखना है कि पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 61 इंपीचमेंट, क्योंकि आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, पिछले पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे इन्होंने। सो इंपीचमेंट आपका प्रेसिडेंट का जो है वो हमने अमेरिका से लिया। उसके बाद फ्रांस से क्या लिया, रिपब्लिक, हमारी कंट्री रिपब्लिक है कि नहीं है, बिल्कुल है जी। हमारे यहाँ पे जो हमारे देश का जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन है प्रेसिडेंट की, उसको कौन चुनता है, हम चुनते हैं, लोग चुनते हैं, इनडायरेक्टली चुनते हैं बट चुनते हैं, तो हम रिपब्लिक। आइडिया ऑफ आपका, आइडियल्स ऑफ आपकी लिबर्टी, इक्वालिटी जो हमारे प्रेम्बल में ऐड है, एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होता है, भाईचारा, भाईचारा होता है ना, तो ये फ्रेटर्निटी हमने किससे लिया, ये फ्रांस से लिया है ना। तो इस तरीके के जितने भी रिसोर्सेस हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ साउथ अफ्रीका से क्या लिया, आप मुझे बताएंगे साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है, मुझे आप ये बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 1 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, तो पहला आर्टिकल आपसे पूछा, तो आर्टिकल 1 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसकी बात करता है, वो क्या बताता है कि हमारा देश कैसा है, हमारा डिस्क्राइब इंडिया को कैसे करता है, यूनियन ऑफ स्टेट, क्वासी फेडरल, फेडरेशन, कन्फेडरेशन, एक राज्यों का संघ, एक अर्ध संघात्मक राज्य, एक संघ या एक परिसंघ,
क्या बोलता है? इसका सही आंसर जो है दैट इज योर यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट भी लगता है और थोड़ा सा आपको पॉलिटी की एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। देखो सबसे पहले हम याद ध्यान में रखना कि दो तरीके की आपकी होती है ना, एक होती है यूनिटरी और एक होती है आपकी फेडरल कंट्री। अगर आप फेडरल कंट्री की बात करोगे तो यूएस एक सबसे अच्छी टोटल फेडरल कंट्री है, और यूनिटरी की बात करोगे तो यूके एक यूनिटरी है। मैंने यहाँ पे यूनियन लिखा है, आप इसको यूनिटरी बोल सकते हो। यूनिटरी का मतलब होता है जहां पे टोटल सेंटर गवर्नमेंट जो है, हमारी जो केंद्र सरकार होती है, जो सेंटर है, उसी के पास सारा होल्ड है। जैसे आप इंडिया कंट्री है तो बीजेपी की सरकार है, वो सभी जगह पे कर रही है, बट हमारे देश में आपने देखा होगा राज्यों में भी अपनी सरकारें होती है। और फेडरल टोटल जहां पे डिवीजन ऑफ पावर होता है, सेपरेशन ऑफ पावर भी है और डिवीजन ऑफ पावर भी है। जैसे अमेरिका में स्टेट्स में अलग लॉ बनाती है, सेंटर अपने अलग लॉ बनाती है, स्टेट में इंटरफेयर दोनों एक दूसरे में नहीं करते हैं, है ना। तो इंडिया में क्या है, अब बी आर अम्बेडकर ने क्या किया कि इंडिया को फेडरेशन नहीं बताया, उन्होंने एक्सप्लेनेशन भी दिया कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई हमारी कंट्री फेडरेशन नहीं है। और ये भी एक इश्यू आ रहा था कि भाई नाम क्या रखा जाए इंडिया का, भारत रखा जाए, इंडिया रखा जाए। लड़ाइयां होने लग पड़ी, एक तरीके लड़ाई का मतलब है जस्ट मतलब बहसबाजी की, नहीं इंडिया रखना चाहिए, भारत रखना चाहिए। तो उन्होंने खत्म ही कर दिया इसको। इन्होंने क्या बोला कि आर्टिकल 1 में उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया भाई, आर्टिकल 1 में एक्सप्लेन कर दिया कि इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है। क्या बोला गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब आपने क्या किया, एक यूनियन है, यूनियन का मतलब क्या होता है, पूरा देश है, और उसमें उसको डिफरेंट स्टेट्स में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया। तो हम एक यूनियन है स्टेट का। अगर आप अमेरिका की बात करोगे, अगर आप बोलेंगे अमेरिका का फेडरल स्ट्रक्चर, इंडिया जो है वो, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पूछेगा ना, तो ये एक चीज ध्यान में रखना, पहले इस चीज को समझ लो, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए, है ना। क्या है कि यहां पे ध्यान रखना, सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आर्टिकल 1 में क्या बोला गया, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अभी मैं जो बात बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि अमेरिका भी फेडरल कंट्री है और इंडिया भी फेडरल है, बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी फेडरल वर्ड ऐड नहीं किया। ये पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि फेडरेशन कहां लिखा है, भाई कहीं नहीं लिखा है, हमें यूनियन ऑफ स्टेट्स ही पता है। बट अगर आप देखेंगे तो इंडिया क्या है एक्चुअल में, इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, क्वासी फेडरल है। ये ध्यान में रखना, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, क्वासी फेडरल है। यूपीएससी के कई पेपर में ये एक बार आ चुका है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ये जो आपका सेकंड दिया ना, ये क्वासी फेडरल, बट आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट बताता है। तो फेडरलिज्म हमारा अलग है और अमेरिका का अलग है। अमेरिका में क्या अलग चीज चलती है, हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म की अलग चीज चलती है। अमेरिका में क्या है कि वहां पे डिफरेंट स्टेट्स को मिला के एक यूनियन बनाया है। समझना, ध्यान से समझना, डिफरेंट स्टेट्स को मिला के यूनियन बनाया है। इंडिया में ऑलरेडी एक यूनियन है, उसको डिवाइड किया हमने स्टेट्स, ठीक है। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पे फेडरलिज्म अलग चलता है, ठीक है ना। सो आने वाली क्लासेस में हम जब स्पेशल इसी टॉपिक पे बात करेंगे तो पूरा और एक्सप्लेन करेंगे हम फेडरेशन को या यूनिटरी फीचर को और अच्छे से करेंगे, जिसमें आपका पेपर में क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ। अब देखो ये क्वेश्चन एक इन्होंने पूछा, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कोई बच्चा इसको एग्जैक्टली नहीं पढ़ेगा, बट ये एक्चुअल में उस टाइम पे न्यूज में था। अगर मैं पूछूं तो ये एक्चुअल में न्यूज में था उस टाइम पे, तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो आपको टोटल स्ट्रेंथ, अगर आप लोकसभा की बात करते हो, ये हमारे 2 हाउसेस में से एक है, इसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इस बार सेक्रेटरीट के पेपर में ये क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कि भाई लोअर हाउस किसको बोलते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है भाई राज्यसभा का। क्या क्वेश्चन पूछे है ना, लड्डू बड़े क्वेश्चन पूछ लिए इन्होंने। तो लोअर हाउस, लोकसभा का लोअर हाउस कौन सा होता है आपका, दैट इज ये लोकसभा इज द लोअर हाउस, इसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, है ना। तो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारी टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 552 है। कितनी है? 552 है, बट सभी सीटें फिल नहीं है। अगर हम 552 को और डिवाइड करें तो 530 आपकी स्टेट्स को दी गई हैं, 20 आपकी यूटीज को दी गई हैं और 2 आपकी एंग्लो इंडियंस को दी गई। बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा अभी देखना। एंग्लो इंडियंस को 2 क्या है, ये नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट, आपके लोकसभा में नॉमिनेट किया जाता है, ये ध्यान में रखना। 12 राज्यसभा में, 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में। अब यहां पे क्या है कि अभी टोटल स्ट्रेंथ अगर देखी जाए, टोटल कितनी है हमारी 543। कुछ सीटें हमारी रिजर्व रखी होती है, कल को पॉपुलेशन बढ़ जाती है, डिलिमिटेशन कमीशन आपने पढ़ा होगा, जब पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो उसके हिसाब से सीटों को बढ़ाया जाता है।
कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, है ना। तो 543 अभी टोटल है, बट जो दो एंग्लो इंडियंस है ना, ये जो दो एंग्लो इंडियंस है ना, ये जो नॉमिनेट करने का जो प्रोसीजर है ना, ये आपको ध्यान में रखना कि 104th जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ है ना अभी, इसमें क्या किया गया है कि एससी और एसटी की रिजर्वेशन तो होगी, कहां पे, स्टेट असेंबली में भी और लोकसभा में भी, सभी जगह पे जहां जहां रिजर्वेशन होती है इनकी, विधानसभा में भी और जहां पे लोकसभा में भी, वो तो रहेगी। कब तक रहेगी? अगले 10 सालों तक रहेगी। कब तक रहेगी? अगले 10 सालों तक। बट इन्होंने क्या कैंसिल कर दिया, जो दो एंग्लो इंडियंस को हम क्या देते थे, नॉमिनेशन देते थे, वो अगले 10 सालों तक के लिए क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपके लिए। देखो 1960 में हमने जब अमेंडमेंट किया, हमने बोला कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब है, इनको लोकसभा और स्टेट असेंबली, मतलब जो हमारी विधानसभा है, इनमें रिजर्वेशन देनी है। बट वो सिर्फ 10 सालों के लिए रखी गई, और हर 10 साल के बाद उसमें एक अमेंडमेंट होता है कि उनको देनी है कि नहीं देनी, ठीक है ना। तो यहां पे अब जो हुआ है वो 104th अमेंडमेंट हुआ है, अगले 10 सालों तक, मतलब 2030 तक, 2020 में हुआ, 2030 तक, अब 10 सालों तक एससी और एसटी को रिजर्वेशन मिलेगी इन द लोकसभा इलेक्शंस एंड इन द स्टेट असेंबली आल्सो। बट ये जो दो एंग्लो इंडियंस है ना, इनको जो हम नॉमिनेशन देते थे दो, ये कैंसिल कर दिए, तो अभी इनकी नॉमिनेशन नहीं है, वरना हमारी स्ट्रेंथ कितनी होती, 545 होती है यहाँ पे, अब क्या है 543 है। तो मैंने यहाँ पे इसका आंसर उस टाइम पे आई थिंक 538 था इसका आंसर, बट अभी के हिसाब से आप बोलेंगे, बट पेपर के अभी के लिए तो चलो आपका पेपर आ ही गया तो बता देंगे, बट कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको छोड़ा करो यार, अगर नहीं आता तो तुक्का मत मारा करो। देखो कितने नियर बाय हैं ये सारे के साथ, 550 तो हो ही नहीं सकता, 42, 37, 38 ये कंफ्यूजिंग था। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है आपने कि एग्जैक्ट पता है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, सबसे पहले इलेक्शन की बात करते हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 54 में है। किसमें है? आर्टिकल 54 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन दिया गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो किस थ्रू होता है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये कई बार यूपीएससी में भी पूछा गया है, आपसे भी पूछा जा सकता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये आपका जो है ये चुनाव होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या बोलते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये इस बार के सीडीएस के एग्जामिनेशन में आया, यूपीएससी के पेपर में भी आया हुआ है क्वेश्चन, तो आपको भी आ सकता है यार, आपका पेपर भी हाई लेवल का पेपर है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है भाई? पहला ऑप्शन देखो, ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऑल द मेंबर्स का मतलब है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों, राज्यसभा लोकसभा दोनों से। ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी विधानसभा के भी सारे मेंबर्स। All the elected members of both the houses of parliament, elected members of state assembly, legislative assembly, या none of the above। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहाँ पे बच्चों ने गलती की कि सर यहाँ पे तो इन्होंने यूटी नहीं दिया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। नहीं, आपको इन सभी में से एक ध्यान रखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। और सबसे पहले तो एक भी चीज का ध्यान रखना है कि कहीं पे अगर करेक्ट और इनकरेक्ट दिया होता तो वो भी ध्यान में रखना है कि करेक्ट इनकरेक्ट दिया कि नहीं। तो सबसे पहले याद रखना कि ऑल द मेंबर्स गलत है भाई, ये गलत है। क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स, यहाँ इलेक्टेड मेंबर्स हैं, स्टेट असेंबली के भी इलेक्टेड मेंबर्स और यूटी के भी। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही यूटी आएंगी, क्योंकि हमारी विधानसभा जो है, अगर आप विधानसभा की बात करोगे तो कौन सी 3 यूटी है जिनकी विधानसभा है? एक तो दिल्ली है, एक तो पुडुचेरी है, और एक अभी बनी हमारी दैट इज जे.एंड.के। बट यहाँ पे अभी कोई भी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी इलेक्शंस वगैरह नहीं हो रखे, तो अभी तो हम यही दिल्ली और पुडुचेरी, बट ये तीनों इंक्लूडेड होंगी, है ना, इनके भी इलेक्टेड मेंबर्स। तो आपकी स्टेटमेंट थर्ड जो है ये आपकी क्या है, सही स्टेटमेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक और चीज आ जाएगी। अच्छा, आपका प्रेसिडेंट को निकालना है, तो अभी मैंने आपको आर्टिकल बताया, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट करनी है आर्टिकल 61 के अंदर। तो कैसे निकालेंगे भाई उसको, बताओ मुझे कैसे निकालेंगे उसको, है ना। और उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? जब प्रेसिडेंट को निकालना है तो ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। कौन आएगा? ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो इंक्लूडिंग होंगे, बट कहां के? सिर्फ पार्लियामेंट के, ना तो स्टेट असेंबली का कोई काम है ना यूटी का कोई काम है। निकालना जब उसको इंपीच करेंगे हम,
ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना है आपने, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं। और एक और चीज का ध्यान रखना है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है। मैंने 6 स्टेट्स पूछी ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब समझ जाना यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, इट इज विधान सभा, सॉरी विधान परिषद आएगा। क्या आएगा? विधान परिषद आएगा। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट होगा ना आपको तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं हु गिव्स द फाइनल वर्डिक्ट ऑन मनी बिल। तो मनी बिल तो देखो ऐसा एक बिल है कि इससे क्वेश्चन आने ही आने है ना। तो प्रेसिडेंट देता है, प्राइम मिनिस्टर देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा देता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं कौन है अभी? ओम बिरला जी है ना। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो डिसाइड करते हैं द बिल इज द मनी बिल। तो थोड़ा तो आपके मन में आ रहा होगा ना कि यार इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाए। जरूर करेंगे। देखो पहला तो आता है कि ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। ये आर्टिकल क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यार एचपीपीएससी के एग्जामिनेशन में आर्टिकल से क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, है ना। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो शायद आर्टिकल ना पूछे, बट यहां तो पूछेगा। और याद रखना कि मनी बिल जो है, मनी बिल जो है वो एक फाइनेंशियल बिल भी होता है। फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंशियल बिल है, बट सभी फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते। गवर्नमेंट जिन चीजों को मनी बिल में ऐड कर देती है वो मनी बिल कहलाती है, उसके अलावा जो है वो फाइनेंशियल बिल होते हैं। अब मनी बिल पास कैसे होता है, ये भी एक क्वेश्चन होता है। देखो मनी बिल जो है ये एक स्पेशल है, इस पे लोकसभा का अधिकार, मतलब कोई भी ऑर्डिनरी बिल जो होता है हमारा वो कहीं पे भी शुरू हो सकता है, वो राज्यसभा में भी शुरू हो सकता है, वो लोकसभा में भी शुरू हो सकता है। बट आपका मनी बिल सिर्फ हमेशा कहां शुरू होगा? लोकसभा में होगा। बट सबसे पहले क्या होगा? किसकी रिकमेंडेशन चाहिए? प्रेसिडेंट की। बिल को शुरू करने से पहले आपको किसकी रिकमेंडेशन चाहिए? प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। उसके बाद इस बिल को कौन पेश करेगा लोकसभा में? एक मिनिस्टर होना चाहिए सरकार का, क्योंकि ये गवर्नमेंट बिल है तो सरकार का मिनिस्टर ही इसको क्या करे? इसको पेश करेगा, सरकार का मिनिस्टर। उसके बाद इस पर डिस्कशन होगी एंड फाइनल वर्डिक्ट क्या आएगा? द बिल इज ए मनी बिल। बिल इज ए मनी बिल। ये कौन डिसाइड करेगा? ये बिल इज ए मनी बिल कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करेगा। उसके बाद ये बिल जाएगा राज्यसभा के पास। देखो राज्यसभा के पास लोग मनी बिल के रिगार्डिंग कोई पावर नहीं है, ना तो वो इसको अमेंड कर सकते हैं, अमेंड का मतलब इस पे कोई चेंज कर सकते हैं, ना ही वो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। बाकी बिल के ऑर्डिनरी बिल में कर सकते हैं। तो याद रखना ये सिर्फ क्या दे सकते हैं? ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? ये सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि भाई ये कर लो। अब लोकसभा के ऊपर है भाई इनकी रिकमेंडेशन माननी है कि नहीं माननी है। और ये ज्यादा देर तक, कितने दिन तक रख सकते हैं बिल को? 14 दिन तक। यानी कि आप यहाँ पे कभी कभी पेपर में 2 वीक्स भी दे रहा, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसमें भी कंफ्यूज होने लग जाते हैं, भाई 2 वीक्स दे दिया, 14 दिन नहीं थे, है ना। सर ने तो 14 दिन लिखाया था यार, इन तो 2 वीक्स पूछते, छोड़ दो कुछ। ऐसा नहीं होगा। तो 14 दिन के लिए रख सकते। अगर मान के चलो राज्यसभा ने 14 दिन तक बिल वापस किया ही नहीं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा राज्यसभा से। तो ये रिकमेंडेशन ना मानना ना मानना इनके ऊपर है। अब ये बिल जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट जो है, हमारे जो प्रेसिडेंट है, ये सिर्फ क्या कर सकते हैं? बिल को असेंट देंगे। असेंट का मतलब होता है बिल पास हो गया, और या फिर विदहोल्ड कर सकते हैं। अब कई बच्चों को यहाँ पे आएगा सर ये तो पावर सारी की सारी लोकसभा के पास है, ये विदहोल्ड कैसे कर सकते हैं? और रिकंसिडरेशन तो बिल्कुल नहीं करेंगे। रिकंसिडरेशन आपने पढ़ा होगा कि प्रेसिडेंट कुछ जो बिल है उसको वापस भेज सकता है लोकसभा राज्यसभा की, भाई इस पे एक बार डिस्कशन दोबारा कर लो। और अगर वो वापस भेज देते हैं तो आपको साइन करने ही पड़ेंगे प्रेसिडेंट जी को। बट मनी बिल में कहीं पे भी रिकंसिडरेशन नहीं होता है, विदहोल्ड होता है या फिर असेंट होता है। ये विदहोल्ड लिखा तो है बट ये कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी रिकमेंडेशन से ही आपका क्या हुआ है? इसकी रिकमेंडेशन से ही आपका क्या हुआ है? ये बिल शुरुआत हुई है इसकी। ठीक है, तो मनी बिल यहां तक क्लियर है। मनी बिल आई होप यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स प्रेसिडेंट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स। देखो फिर से आर्टिकल से क्वेश्चन आ गया। आर्टिकल पीछे ही नहीं छोड़ रहे हैं, इतने डिफिकल्ट आर्टिकल पूछ रहे हैं जो कि कभी बच्चे ने पढ़े भी नहीं होते, मेन पढ़ के चले जाते, ये पूछ लेते हैं। बट आपने सारे पढ़ने, सभी तैयारी होगी हमारी। देखो आर्टिकल 52, 53, 54, 55 डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब यहां पे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? आर्टिकल 53 जिसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स है। 52 में क्या है? प्रेसिडेंट है। क्या है? प्रेसिडेंट है। 54 मैंने अभी बताया। 54 में क्या बताया? इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन। और 55 में क्या है? मैनर ऑफ इलेक्शन। मतलब मैनर ऑफ इलेक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई इलेक्शन होंगे कैसे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफर होगा, इस बेस में होंगे ना। तो ये आपका 55 हो गया। अच्छा और आर्टिकल कर लेते हैं। आर्टिकल 72 क्या बोलता है भाई?
आर्टिकल 72 क्या बोलता है? पार्डनिंग पावर्स, प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर्स है ना, 5 पार्डनिंग पावर, उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 123 क्या है? 123 में क्या दिया गया है प्रेसिडेंट के? 123 में क्या दिया है? ऑर्डिनेंस पावर। क्या दिया है? ऑर्डिनेंस पावर। कमेंट सेक्शन में बताओ गवर्नर की क्या होगी? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ गवर्नर की पार्डनिंग पावर क्या होगी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, ठीक है ना। 123 ये हो गया। आई होप यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है। आर्टिकल 111, 111 क्या है? असेंट टू द बिल, प्रेसिडेंट असेंट विदहोल्ड जो रिकंसिडर करते हैं वो आर्टिकल 111 के अंदर आता है। आर्टिकल 143, इससे एक क्वेश्चन भी अभी आया था सेक्रेटरीट में। प्रेसिडेंट क्या करता है? किसी भी लीगल मैटर पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है। द सुप्रीम कोर्ट कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट, ठीक है ना, बट वो प्रेसिडेंट के लिए बाउंड नहीं होती, वो प्रेसिडेंट माने या ना माने, बट आर्टिकल 143 ध्यान में रखना। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो फिर से आर्टिकल्स पे क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी, मतलब आपको एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार है, ये कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 132, 111, आर्टिकल 32, नन ऑफ 132 एंड 32, हाँ, नन ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा इसका? थोड़ा जल्दी जल्दी बता देना, है ना, मन में बनाओ ये क्वेश्चन, क्या आंसर होगा? नन ऑफ द अबव होगा भाई। क्यों होगा नन ऑफ द अबव? देखो, राइट टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी, या फिर मैं इसको एसोसिएशन भी लिख देता हूं, बात तो सेम ही होगी। अगर यहां पे मैं एसोसिएशन लिख देता हूं तो बात तो सेम होगी। तो आपने फंडामेंटल राइट पढ़े ना, कौन सा फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 का सी, आर्टिकल 19 का सी क्लॉज, राइट टू फॉर्म ए एसोसिएशन, है ना। 6 राइट्स है ना हमारे, उसमें से तीसरा राइट कौन सा है? आर्टिकल 18, राइट टू फॉर्म ए एसोसिएशन, तो वो तो इसमें आता है। तो इनमें से कोई भी आर्टिकल नहीं है, ये तो आपकी एपिलेट जुरिडिक्शन है, आपकी सुप्रीम कोर्ट की। आर्टिकल 111 मैंने अभी बताया प्रेसिडेंट की असेंट टू द पावर है, और आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट है ना हमारा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो कोई भी नहीं आएगा इसमें। देखो ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे? देखो इसमें सबसे बड़ी बात क्या आती है आपकी, कि आपको कितनी नॉलेज है, कितने आर्टिकल आपको याद, ठीक है। यहां पे अगर सपोज करो आपको आर्टिकल 132 नहीं आता, तो थोड़ा अपना इंस्टिंक्ट स्ट्रांग रखो कि यार नन ऑफ द अबव भी ऑप्शन में दिया है तो हो सकता है, पीछे किसी भी क्वेश्चन में नन ऑफ द एक ही क्वेश्चन में आया था, बाकी किसी में नहीं आया, तो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा पढ़ाई करोगे, ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे तो इन चीजों को भी सॉल्व कर दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डिनेंस जो राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जो होते हैं, संसद सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक अंदर सदन के पटल पर रखना पड़ता है? मतलब आपका जब ऑर्डिनेंस है उसको कितनी देर में रखना पड़ता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, या फिर आपके ऐसा रीअसेंबल होने के बाद? तो यहाँ पे सिंपल सी बात पूछी हुई है, कितने 6 मंथ, 6 डेज, 6 वीक्स, 2 मंथ्स। बताओ इसका आंसर, सोचो जल्दी जल्दी क्या आंसर होगा। कई बच्चों ने इसका आंसर ना 6 मंथ्स लगाया, बट 6 मंथ इसका आंसर नहीं है, वो एक स्पेशल मतलब सिचुएशन में 6 मंथ्स तक चला जाता है, अदरवाइज इसका आंसर क्या है? 6 वीक्स इज द राइट आंसर। देखो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट से तो इतने क्वेश्चंस पूछ लिए इन्होंने, ऑर्डिनेंस पे क्या है? ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ है। ऑर्डिनेंस क्या है? एक टेम्परेरी लॉ है। कब बनाना पड़ता है हमें? क्यों जरूरत पड़ती है हमें ऑर्डिनेंस की? क्यों पड़ती है? क्योंकि देखो हमारे 3 सेशंस होते हैं, बजट सेशन होता है हमारा, मॉनसून सेशन होता है, और हमारा विंटर सेशन होता है। यही 3 सेशंस होते हैं हमारे, है ना। अब क्या होता है कि जब बजट सेशन कंप्लीट हो जाता है और मॉनसून सेशन शुरू होता है, उसके बीच में एक टाइम होता है ना कि जिसमें संसद में कोई नहीं बैठता, सेशन में ही नहीं होती हमारी संसद, उसको बोलते हैं रिसेस। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते भाई रिसेस क्या होती है? आधी छुट्टी बोलते ना, हमारे आधी छुट्टी होगी, ये हमारे मंत्रियों की आधी छुट्टी होती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, अब छुट्टी तो करनी पड़ेगी ना भाई। तो उस रिसेस के टाइम पे देश में कुछ अर्जेंटली कोई लॉ बनाना पड़ गया। जैसे मैं आपको बता दूं ट्रिपल तलाक जो आपका हुआ था, जब तलाक बोलते थे, तो वो एक ऑर्डिनेंस के थ्रू तो पास किया था। अब ये टेम्परेरी लॉ है, प्रेसिडेंट इसको ऑर्डिनेंस बनाता। कभी आपसे पूछे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसके हाथ में, तो प्रेसिडेंट के हाथ में। अब ये बना दिया, बट ये टेम्परेरी लॉ है, ये उस टाइम पे तो चलेगा, बट ये कब तक चलेगा? सिर्फ 6 वीक्स तक चलेगा। जब पार्लियामेंट दोबारा बैठेगी तो पार्लियामेंट इसके ऊपर डिस्कशन करेगी। तो पार्लियामेंट को कितनी देर तक इसके ऊपर डिस्कशन करके इसको फाइनलाइज करना है? 6 वीक्स। अगर 6 वीक्स तक पार्लियामेंट ने इस पर कोई डिस्कशन नहीं की, ये खत्म हो जाएगा, मतलब इसकी उम्र 6 वीक्स है। समझ में आया सभी को? अगर नहीं समझ में आया फिर से बताता हूं कि आपका जब ऑर्डिनेंस जो है वो रिसेस के टाइम पे होता है, जब हमारे अर्जेंट कोई सिचुएशन आ गई तो हमें क्या करना है? हमें उसको फटाफट क्या करना है? एक लॉ बनाना है। वो लॉ कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट बनाएगा।
प्रेसिडेंट ने लॉ बना दिया, बट वो एक टेम्परेरी लॉ है। जब पार्लियामेंट फिर से रीअसेंबल होगी, क्योंकि लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है सेंटर में, ठीक है ना। तो लॉ ये बनाएंगे, ये इसको क्या करेंगे 6 वीक्स के अंदर अंदर इनको क्या बनना पड़ेगा, इस पर डिस्कशन करके इसको क्या बनाना पड़ेगा, एक एक्ट बनाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने 6 वीक्स तक बात नहीं की तो आपका ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अब कभी कभी आपसे पूछते हैं कि इसकी मैक्सिमम उम्र कितनी होती है, तो वो 6 मंथ तब आता है आपका। वो तब सिचुएशन क्रिएट होती है कि कभी इमरजेंसी लग जाए हमारे देश में, जैसे कोविड आ गया, तो 6 मंथ्स के लिए पार्लियामेंट मिली नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा दोनों के बीच में ज्यादा से ज्यादा कितना फर्क होता है, एक सेशन का दूसरे के बीच में कितना आ सकता है, 6 मंथ्स का गैप आ सकता है। तब ऐसी सिचुएशन में 6 मंथ है, बट यहां पे आपका 6 वीक्स ही आए। अब आप मुझे एक आंसर देंगे, आपसे एक सिंपल से पूछता हूं कि प्रेसिडेंट की क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, मतलब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कभी भी ऑर्डिनेंस बना सकता है? बस ये मुझे इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रिट्स कैन बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इशू अंडर द आर्टिकल 32? देखो आर्टिकल 32 मैंने अभी आपसे बात की कि आर्टिकल 32 क्या है, ये बात करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, मतलब आपके अगर अधिकार जो है, आपके जो अधिकार हैं वो अगर आपसे छीने जाते हैं, फंडामेंटल राइट आपसे छीने जाते हैं, तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट रिट भी लेता है उसके लिए, डायरेक्टली रिट ले लेगा। कितनी रिट्स है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? 5 रिट, मतलब ऑप्शन यहाँ पे 5 आएगा, ध्यान में रखना 5 है। मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ, मेरे को ज्यादा होता है कि मैं एक्सप्लेन कर दूं, आंसर तो आपको क्या पता कहीं को आ भी गया हो। कौन कौन सी रिट है हमारी? सबसे पहले ध्यान में रखना हेबस कॉर्पस, कौन सी है हमारी? हेबस कॉर्पस। उसके बाद क्या है? मेंडेमस है जी। मेंडेमस के बाद कौन सी है? प्रोहिबिशन। कौन सी है? प्रोहिबिशन है। उसके बाद सर्ट्यूरेरी, और लास्ट क्या हमारी? क्यो वारंटो। कौन सी हमारी? क्यो वारंटो हमारी है। ये 5 रिट्स है हमारी। तो 5 रिट्स हमारी आर्टिकल 32 के अंदर आती है। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बट आपका रिट लेने का अधिकार किसके पास है भाई? ये भी तो पता है, ये भी तो पता लगे हमें। रिट लेने का अधिकार किसके पास है? 2 ही कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट लेता है आर्टिकल 226 के अंडर और सुप्रीम कोर्ट लेता है आर्टिकल 32 के। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया आपको। बट याद रखना कि हाई कोर्ट जो रिट लेता है वो किससे रिलेटेड लेता है? फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों से रिलेटेड लेता है। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ रिट किससे रिलेटेड लेगा? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ही लेगा। तो आपसे अगर कभी स्टेटमेंट दे दी जाए कि भाई किसकी जो पावर है रिट लेने की वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरे से, तो हाई कोर्ट की रिट पावर ज्यादा है, क्योंकि वो लीगल राइट से रिलेटेड भी रिट ले। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो ये थे हमारी आज की सीरीज जिसमें हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस को किया है। आई होप आप देखो, मैंने तो पूरी तरीके से आपको बताया है, इसमें क्या पता कुछ चीजें छूट भी गई हो, क्योंकि बच्चे कमेंट करके बोलते सर आपने ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। इसमें हमने टोटल एक तरीके से ये जानने की कोशिश की है कि भाई क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं, किस सेक्शन से आ रहे हैं, और उससे अलावा हमने उसके रिगार्डिंग रिवीजन करने की भी कोशिश की है। तो आई होप आपके लिए ये बड़ी वैल्यूएबल रहेगी। इसी तरीके के क्वेश्चंस ज्योग्राफी के भी लेकर आएंगे हम, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी आपके साथ लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।